तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ प्योर हिस्ट्री। और इसमें हम सिर्फ हिस्ट्री की बातें करेंगे बेटा। हिंदू मुसलमान जात पात धर्म से अलग हट करके सिर्फ हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत के संस्थापक के बारे में, जिसका नाम था जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी स्टार्टिंग में। इसके पिताजी जो थे मामूली से सरदार थे, आप कह सकते हो छोटे लेवल के एक राजा थे। उमर शेख मिर्जा उनका नाम था। और फरगना एक जगह है, आजकल तो आप कह सकते हो उज़्बेकिस्तान के अंदर ये पड़ती है। तो उसकी एक राजधानी हुआ करती थी फरगना, आप कह सकते हो रियासत की, अंदीजन करके उसका नाम था। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी आप लोग याद रख सकते हो, उस दिन वैलेंटाइन डे होता था। और तो एक छोटा सा सल्तनत थी। और दूसरा क्या होता है कि उमर शेख मिर्जा जो है बहुत बड़े वो थे देश के, कोई हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत छोटी सी रियासत थी, आप कह सकते हो अजमेर रियासत होगी, उससे भी छोटी आप कह सकते हो, है ना। तो उमर शेख मिर्जा जो है एक दिन अचानक जो है अपने कबूतरों को दाना खिला रहे थे। ये घटना है 8 जून 1494 की। तो एक लकड़ी का आप कह सकते हो कि एक छज्जा टाइप का था, उस पर खड़े होकर के वो अपने कबूतरों को दाना डाल रहे थे और वो टूट जाता है, वो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर को जो है हम एक अटैकर के रूप में जानते हैं, जिसने जो है दिल्ली सल्तनत का समय समाप्त कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। जो आप कह सकते हो 15 से 26 से लेकर थोड़े से पीरियड में जिसमें शेरशाह सूरी आ गया था, उसको छोड़ दें तो उसका जो है 1857 तक किसी न किसी रूप में इस राजवंश ने हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया है। तो उमर शेख मिर्जा जब मरे 8 जून 1494 को, उस टाइम पे जो है बाबर की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। तो आप समझ सकते हो कि इतनी कम उम्र में उसके कंधों पर इतना बड़ा बोझ आ पड़ा। और वो एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे चारों तरफ वो दुश्मनों से घिरा हुआ था। जैसे उसके पिताजी की मृत्यु होती है तो उसके राज्य के ऊपर दोनों तरफ से अटैक हो जाता है। पहले अटैक के रूप में तो जो है उसके एक साथ ही अटैक होता है। पहले तो उसके चाचा और दूसरी तरफ से जो उसके मामा थे, दोनों के दोनों मिलकर के उसके फरगना का एक जो छोटी रियासत थी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। किसी तरीके से बाबर यहाँ पे अपनी रियासत को बचाने में तो कामयाब हो जाता है, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम पे जो है उसकी बाबर की दादी थी, जिसका नाम था आयशा दौलत करके, उसने भी काफ़ी मदद की थी बाबर की। तो बाबर जो है, पहले तो हम ये जानते हैं कि बाबर जो है 2 बड़े वंशजों के क्रम के अंदर जो था उसकी पीढ़ी आती थी। वो पिता की तरफ से आप कह सकते हो कि वो तैमूर लंग के वंश का था, और माता की तरफ से वो जो है चंगेज़ खां के वंश की तरफ से आता था। तो बाबर जो है अपने पूर्वजों की राजधानी को जीतने का प्रयास करता है, जो कि 1496 में समरकंद आप कह सकते हो तैमूर लंग की राजधानी थी, जहाँ से वो अटैक करते हुए हिंदुस्तान पे आया था और दिल्ली सल्तनत की उसने ईंट से ईंट बजा दी थी। उसके भयानक आक्रमण को कोई नहीं भूल पाया था दिल्ली सल्तनत के अंदर काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो अपने पूर्वजों की राजधानी जो है उसका काफ़ी मन था समरकंद को जीतने का। वो जीत भी लेता है, मगर उसे फिर वो अपने हाथों से गंवानी पड़ जाती है। तो जब वो उसको जीत रहा होता है तो अंदीजन जो था उसके अंदर भी विद्रोह हो जाता है, और दूसरे जो उसके रिश्तेदार थे वो हमला कर देते हैं, उसको वहाँ से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि बाबर खुद अपने जो है शब्दों में कहता है। अच्छा, बाबर को हम एक अटैकर के रूप में जानते हैं, मगर उससे ज़्यादा जो भारतीय इतिहास में वो प्रसिद्ध है बेटा, क्योंकि वो एक लेखक था और अव्वल दर्जे का लेखक था। उसने अपनी बुक लिखी है, अपने संस्करण लिखे हैं, आप कह सकते हो कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है बाबरनामा या तुजुक बाबरी। ये जो है उसकी जो उसकी जो है उसकी जो मातृभाषा थी चटगाई तुर्की में लिखी गई है। तो वो खुद अपने शब्दों में कहता है कि अंदीजन के खाते मुझे समरकंद से हाथ धोना पड़ा, और मैंने पाया कि एक को सुरक्षित न कर सकने के कारण मैं दूसरे से भी हाथ धो बैठा। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अपनी एक जगह उसने पोजीशन फिक्स नहीं करी या स्ट्रॉन्ग नहीं की, और उससे पहले उसने दूसरे राज्य को जीतने की कोशिश की। कम उम्र का था, यहाँ पे वो सीख रहा होता है बेटा। और लेखक के रूप में तो अव्वल दर्जे का भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है, काफ़ी ऊपर उसका रैंक आता है। हिंदुस्तान में उसके जैसा शासक और लेखक कोई नहीं हो पाया। खुद ही वो अपना, ऐसा नहीं कि हर जगह वो अपनी बढ़ाई मारता रहता है। आप हर्षवर्धन का देखोगे तो उसका जो बाण भट्ट लेखक था वो 4-4 पेज में उसकी बढ़ाइयाँ कर रहे हैं, खूब चाटुकारिता एकदम। ऐसे ही सारे सब ने की है, अकबरनामा लिखने वाले ने भी ऐसे ही की है अकबर की। मगर ये एकदम साफ गोशी करता है, जैसे हम अपनी डायरी लिखते हैं उस टाइप से अपने स्मरण लिखता था। उसको पता भी नहीं होगा भाई बाद में ये जाकर के क्या हो जाएंगे ना। तो वो अपने पिताजी की भी हंसी उड़ाता है जब उसकी मृत्यु हुई। तो उमर शेख मिर्जा अपने कबूतरों और उसके दबड़े के साथ उड़ा। दबड़ा मतलब उसका छज्जे को वो कह रहा है कि उसके साथ उड़ा और वो एक बाज बन गया, मतलब मर गया, उसकी आत्मा ऊपर चली गई। खुद अपनी बुराई भी करता है, भाई मेरे से ये गलतियाँ हुई, मेरे से ये गलतियाँ हुई। ऐसे करने वाले बहुत कम शासक आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक आरंभिक झटके बाद बाबर फिर से उठ खड़ा होता है। अच्छा, ये उसकी खूबी थी भाई, बार बार उसको झटके लगते रहते हैं, मगर वो बंदा जो है हार नहीं मानता और फिर दोबारा ट्राई करता रहता है और जो है आगे बढ़ता रहता है। यही उसकी आप कह सकते हो एक खासियत थी, जहाँ पे वो कभी भी थक हार के बैठ नहीं गया था। इतना बुरा दौर उसने देखा था। तो उसने 1499 में फिर से फरगना के ऊपर अधिकार जमा लिया, फिर से वो वहाँ कब्जा कर बनाए रखने के अंदर असफल हो गया। फिर बाबर ने समरकंद पर अपना कब्जा थोड़े समय के लिए किया। 8 महीने बाद उस सबानी खां, एक विशाल जो उसका शासक था समरकंद का, एक बड़ी सेना लेकर के आ गया 1502 के अंदर। और यहाँ एक निर्णायक लड़ाई होती है जिसे सरेपुल का ऐतिहासिक युद्ध बोला जाता है, जिसमें बाबर बुरी तरीके से जो है पराजित होता है और सदा सदा के लिए उसको जो है अपना घर, जो है अपना एरिया छोड़ करके भागना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो 200-300 अपने अनुयायियों के साथ भाग पड़ता है। तो उसके बाबर खुद लिखता है अपने संस्करणों में कि उस दुर्भाग्य दिन जब अंधेरा गिरने लगा और पराजय मेरे सम्मुख खड़ी थी, तो मेरी मुगल सेनाएं युद्ध के बजाय अपने लोगों में लूट करने लगी। बाबर ने अपने कुछ मुट्ठी भर निष्ठावान अंगरक्षकों को साथ लेकर फुर्ती से एक नदी को पार किया और अपने प्राणों की रक्षा की। अब इसमें क्या होता है, उसकी माता और 2 पत्नियां तो उसके साथ बच करके आ जाती हैं, मगर उसकी बहन जो है उस शत्रुओं के हाथ पड़ जाती है और वो जो है सवैनी खा के हरम में चली जाती है। बाबर एक बार फिर 3 वर्षों तक भगोड़े की तरह जीवन व्यतीत करता रहा और अपने 200-300 अनुयायियों की तरह अपने आप प्राण बचाता हुआ इधर से उधर भागता रहा। बहुत बुरा हाल था उसका। वो खुद कहता है कि कई बार बाबर को नंगे पैर चलना पड़ता था और अपने साथियों के साथ गाँव वालों से भोजन की भीख मांगनी पड़ती थी। बाबर के शब्दों में, कभी कभी मैं एक पागल आदमी की तरह पहाड़ों और मैदानी इलाकों में घूमता फिरता था। कभी मैं गलियों से होकर बागों और उपनगरों में पहुंच जाता था। मेरा घूमना फिरना मेरे मन के माफिक नहीं था, पर मैं कुछ निर्णय ले नहीं पाता था कि ठहरूं या जाऊं।
तो भाई शायद जीवन के इन्हीं संघर्षों के कारण उसने उसे एक कवि बना दिया गया, जिसे उसके आप एक दोहे से इस चीज़ को समझ सकते हो, यदि पराजय ही मिली है युद्ध के मैदान में तो क्या हुआ? लुट नहीं पाया अभी सर्वस्व, अभी शेष है दम्भ, इच्छा शक्ति और उत्साह, जिसका समर्पण या नमन संभव नहीं, संभव नहीं। मतलब अब भी मेरे अंदर जान बाकी है भाई, मैंने हार नहीं मानी है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इसी तरह भटकते-भटकते बाबर जो है भारत की तरफ अपना रुख करता है, और 1503 में जो एक वो होता है कि एक बुढ़िया के घर में वो रुकता है, वो उसे बताती है कि भारत के अंदर इतनी सोने की चिड़िया, इतनी अपार संपदा है, ये है, वो है। तो 111 वर्ष की एक बुढ़िया थी, जिसके पास से उसे इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो उस कवि तैमूरलंग के साथ गई होगी जब उसने आक्रमण किया था। तो वो उसको बताती है कि ऐसा-ऐसा है, तू भारत की तरफ जा। तो यहीं से बाबर के मन के अंदर ये इच्छा शक्ति पनपने लग जाती है कि मुझे इंडिया के ऊपर अटैक करना है। तो काबुल की विजय कर लेता है वो। काबुल उस टाइम पे एक आप कह सकते हैं कि उसके चाचा ताऊ के पास ही था, और वो मर गए थे, तो किसी लोकल सरदार ने काबुल के ऊपर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। तो जब बाबर 1504 के अंदर जो है काबुल की तरफ जाता है, और बड़े आसान तरीके से उसको जीत लेता है, ज़्यादा मार काट की जरूरत नहीं पड़ी। तो अराजकतापूर्ण स्थिति का लाभ उठाते हुए बाबर ने अचानक काबुल पर हमला बोल दिया, और उसने अत्यंत नाटकीय परिस्थितियों में काबुल के शाही किले पर कब्जा कर लिया। तो बाबर जो है अपने संस्करण में इसके अंदर लिखता है, अक्टूबर 1504 की बात है, बाबर लिखता है, बिना लड़े, बिना किसी प्रयत्न के सर्वशक्तिमान भगवान की दया और उदारता से काबुल और उसके अधीनस्थ जिलों को मैंने अपने अधीन ला लिया। तो यहाँ से उसकी जो है आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। वही काबुल और गजनी पर विजय कर लेता है, और उसके जो घुमक्कड़पने के दिन थे वो इधर उधर घूमता फिरता रहता था, वो दिन उसके खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे एंड हो जाता है उनका। 1511 में एक बार फिर से वो कोशिश करता है समरकंद को जीतने के लिए, मगर वहाँ फिर से उसको वही थोड़े दिनों तक रहता है, फिर उसको हार का सामना करना पड़ता है उबैदुल्ला खां की तरफ से, और वो फिर वहाँ से भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। यहाँ से वो इतनी सारी लड़ाइयाँ वो जो अपनी बहुत कम उम्र में देख चुका था बेटा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता है। एक तुलगमाज एक युद्ध नीति थी, नए नए जो हथियार उस टाइम पे युद्ध में यूज़ किए जा रहे थे, और बहुत ही अशांत क्षेत्र था जहाँ का वो राजा था, उसका पिताजी राजा था। डेली आए दिन हर 6 महीने में 2 महीने में लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो बहुत बुरा हाल था उस एरिया का। जबकि उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान जो है काफ़ी सेफ था, सिक्योर था और शांत था उस टाइम पर। तो जैसा कि पहले उल्लेख किया जा सका है, उसके 1503 में उसको पता चली गया था बेटा, बाबर ने पहली बार 1519 में भारत पर आक्रमण किया था, 1519 में आकर के। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई थी कि उसने 1507 के अंदर जो है पातशाह की जो है पदवी धारण कर ली थी, सम्राट का शाही खिताब उसने धारण कर लिया था काबुल विजय के उपलक्ष्य में। बहुत बार नेट के एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है। 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से वो कहता है कि भाई मैं जो है लीगल हायर हूँ उसका, किसका, तैमूरलंग का, तो मुझे पंजाब का एरिया सौंप दिया जाए, है ना। तो अपने दूतों को भेजता है, लाहौर के दौलत खान लोधी जो था और सुल्तान दिल्ली का सुल्तान उस टाइम पे इब्राहिम लोधी था, दोनों के पास भेजता है। बोला भाई देखो, मेरा इन क्षेत्रों पे हम एक पुश्तैनी हक है और मुझे सौंप दिया जाए। मजाक की बात थी, वो कहाँ मानने वाले थे बाकी दोनों। तो फिर से हमला करता है भाई, वो 4 हमले कर लेता है। तीसरी बार हम मतलब धीरे-धीरे करके वो सारे पंजाब को आप कह सकते हो कि जीत लेता है, और इस तरीके से अब उसका जो है पक्का टकराव जो होने वाला है वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है कि जो है दिल्ली सल्तनत के साथ उसका टकराव होने वाला है। तो बाबर अपनी तैयारी करता है, और आखिरी जो उसका हमला होता है, 4 हमले करता है वो हिंदुस्तान के ऊपर में। पंजाब ये जो आज का पाकिस्तान का एरिया है और जो पंजाब का एरिया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो पंजाब है, दोनों को मिला करके लगभग इस लाहौर तक के इस पूरे एरिया को वो जीत लेता है बड़ी आसानी के साथ, ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो पहले उसके 200-300 अनुयायी थे ना, यहाँ पे क्या होता था बेटा, जैसे ही आप जीत हासिल करते हो तो और लोग आपके साथ जो है जुड़ते चले जाते हैं। तो ये धीरे-धीरे उसकी जो फौज की संख्या थी वो काफ़ी बढ़ने लगी थी। तो इस तरीके से वो सपने देखने लग गया था कि भाई मैं पूरे हिंदुस्तान को जीत लूँगा। तो 5वां हमला जो है वो 1526 में करता है, 25-26 के अंदर करता है, और जिसे हम पानीपत की लड़ाई के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। मगर सबसे खास चीज़ जो बाबर के बारे में थी कि उसकी जो लिखने की कला थी, कितनी स्पष्टवादिता के साथ उस बंदे ने लिखा है। अपना खुद का ही मजाक उड़ाया है, अपने पिताजी का ही मजाक उड़ाया जहाँ पे गलती हुई है, कैसे उसने तैयारी की है, वो हर चीज़ अपनी डायरी के अंदर डेट के साथ मेंशन करता था। तो वो हमारे लिए उस टाइम के इतिहास को जानने का एक आप कह सकते हो फर्स्ट हैंड सोर्स है। एक तो होता है भाई किसी ने कोई एक युद्ध हो रहा था, कोई उस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया, फिर वो आके इतिहासकार को बताता है, 4 बातें अपनी तरफ से जोड़ देता है। इतिहासकार जो कहीं और दिल्ली में बैठा होता है वो उसकी सुन के कुछ अपना जोड़ देता है। एक बाबर है कि भाई आज मेरे साथ यही हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, जैसे आप और मैं डायरी लिखते हैं अपनी कि आज मेरे साथ ये बुरा बीता, आज मैंने अच्छा किया है, उस टाइप से उसके स्मरण है। तो वो इतना आप कह सकते हो कि बिल्कुल जीवंत रूपांतरण करता है घटनाओं का, और वो इतना बड़ा आप कह सकते हो कि एक प्रेमी था, प्रकृति प्रेमी था। वो मतलब हिंदुस्तान की जलवायु का, आपके पेड़ पौधों का, फूलों का, पशु पक्षियों का, आदमियों का, पहनावे का, कल्चर का, सिक्कों का, उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी, हर चीज़ का, धर्म के बारे में, हर चीज़ के बारे में उस बंदे ने विवरण दिया है, जबकि वो काफ़ी कम समय तक हिंदुस्तान में रह पाया था। आप कह सकते हो कि 1526 में तो उसने जीता ही था। 1526 में वो भारत में 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई जीत करके वो हिंदुस्तान के अंदर आया था, और लगभग कब उसकी मृत्यु हुई थी हम एक बार देख लेते हैं। 1530 में जो है 4 साल तक ही, और निरंतर वो युद्ध ही लड़ता रहा भाई बुरे तरीके से, यहाँ से हारा वहाँ जीतता, इस तरीके से वो लड़ाइयों में ही शामिल रहा है। और दूसरी उसकी बात क्या थी, अभी इसके बारे में हम और भी ज़्यादा जानेंगे। हाँ, 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर का देहांत हो जाता है भाई, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 26 से 30 तक आप कह सकते हो हिंदुस्तान के मेन लैंड के ऊपर उसका कब्जा रहा है, और जिसमें भी कब्जा नहीं रहा था पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से लड़ाइयों में लगा हुआ था। और पानीपत से ही बड़ी लड़ाई अभी उसको लड़नी बाकी थी, जो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। सबसे स्ट्रॉन्ग उस टाइम के जो हिंदुस्तानी नेता थे, आप कह सकते हो राजपूत नेता, राणा सांगा के साथ, और एक रोमांचक लड़ाई थी वो, उसके बारे में भी अब जानेंगे, और अगले वीडियो के अंदर पानीपत की लड़ाई के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।